ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। बेटे मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू चैप्टर नंबर 10, मैं तो ये कहूंगा कि आपके पूरे 12 चैप्टर्स में से लास्ट चैप्टर है, क्योंकि 11 12 तो बड़े बेकार बेकार से छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। आई विल बी डिस्कसिंग दैट, बट 10th चैप्टर 9 से तो छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम आज यहाँ कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे, रिस्क को कैलकुलेट करने की बातें करेंगे, रिटर्न को कैलकुलेट करने की बातें करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने की देखेंगे। तो बेटा इस चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 10th में आप सभी के सभी एक मटका बनाए पहले तो, और उस मटके में लिखे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चैप्टर नंबर 10 और उसमें से 3 धाराएं निकाल दीजिए। पहली धारा पानी की धारा, रिस्क। इस दुनिया में आप कुछ भी रिस्क लिए बिना कर ही नहीं सकते। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, घर से बाहर जाते हैं, पैदल भी चल रहे होते तो रिस्क है। आज आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जामिनेशन देने जब जाओगे तो देर इज द रिस्क इन्वॉल्व। क्या पता पास ना हो, और क्या पता पास हो जाओ आपका धंधा ही ना चले। इसका मतलब रिस्क तो इस दुनिया में है। आज हम उस रिस्क को देखेंगे दैट इफ अ म्यूचुअल फंड कंपनी, they invest in equity shares, they invest in equity schemes, they invest in debt schemes, then how much is the risk involved in that? And you as an investor, आपका कितना रिस्क है? और म्यूचुअल फंड भी तो इन्वेस्टर ही है। तो कभी मैं इन्वेस्टर की बातें करूंगा, कभी मैं म्यूचुअल फंड की बातें करूंगा। रिस्क का मतलब हम देखेंगे, रिस्क है क्या कि अंदर मन के डर, आप जो नहीं चाहते वो हो जाए, ऐसा आपके मन में बार बार आता है, उसको बोलते हैं रिस्क। अभी देखेंगे। अच्छा, रिस्क लोगे तभी रिटर्न आएगा। तो सेकंड पार्ट देखिए इस चैप्टर का, रिटर्न। एंड द थर्ड इज रिस्क और रिटर्न के बाद हम ये चेक करेंगे कि भाई 2 यूनिट ऑफ रिस्क था तो फिर इसमें रिटर्न कितना यूनिट आया और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कि ये बच्चे ने कितनी पढ़ाई की और कितने नंबर आए। एक बच्चा सुबह से लेकर रात तक पढ़ रहा था लेकिन नंबर एवरेज आए। दूसरा बच्चे 3-4 घंटे पढ़ा लेकिन नंबर उसके हाईएस्ट आ गए। इट मीन्स उसका दिमाग शार्प है। इसका मतलब वो एएमसी कंपनी अच्छी है। इट मीन्स वो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड वाले अच्छे हैं। इट मीन्स आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब एडवाइजर खोज की साइट में जाओगे और यू चेक द फैक्ट शीट्स, जब आप सारी फैक्ट शीट्स को चेक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये अच्छा है, ये गंदा है, बट यू शुड नो व्हाट आई मीन बाय रिस्क। तो बेटे आज का ये जो चैप्टर है, लेक्चर 1 शुरू कर रहा हूँ, 3-4 लेक्चर्स में हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। आप बस मेरी कहानी को सुनना, मेरे ड्रामों को देखना। मैं भूपेश आनंद अपनी कहानी को शुरू करने से पहले आज मैं आपको लर्न वर्कबुक में लेके जाने वाला हूँ। मैं भूपेश आनंद आपको अपनी स्लाइड्स में लेके जाने वाला हूँ। मैं आज आपको एक गाना भी दिखाने वाला हूँ रिस्क को लेकर। रिस्क, रिस्क का मतलब है डर, किसी चीज के अनहोनी के होने का डर। जैसे कोविड सिनेरियो चला गया, भगवान करे अब कभी आए ना। बेटे कोविड फर्स्ट वेव, सेकंड वेव से, स्पेसिफिकली सेकंड वेव से लोग इतने डर गए थे, उनको लगा था कि लाइफ ही कुछ नहीं है यार, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके क्या हो जाएगा, सब मर गए। पैसों का क्या करना है जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा। तो एक डर आ गया था। इसी तरह से एक म्यूचुअल फंड कंपनी जब इन्वेस्ट करती है, क्या पता वो कंपनी डूब जाए। अब उसने इन्वेस्ट किया किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर्स, अज्यूम करते हैं एक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, दे हैव इन्वेस्टेड इन द इक्विटी स्कीम इन किंगफिशर एयरलाइन एंड एट दैट टाइम किंगफिशर एयरलाइन वाज ब्लूमिंग लाइक एनीथिंग। उनको क्या पता था कि एक दिन विजय माल्या भगोड़ा हो जाएगा, लंदन भाग जाएगा, कंपनी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, उसके शेयर्स ही नहीं बिकेंगे, लिक्विडिटी रिस्क आ जाएगा, ये आ जाएगा। बेटे आप आज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जामिनेशन दे रहे हो, क्या पता कल एक बबल फूट जाए कि ये सिप स्वैप सब कुछ बेकार है, खत्म हो गई मार्केट, तो रिस्क तो है। तो मैं भूपेश आनंद इस चैप्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा, बिकॉज इसके 3 नाम है। एक है रिस्क, दूसरा रिटर्न, तीसरा परफॉर्मेंस। आप पहले स्लाइड में आने से पहले एक बार आप लिख लें 8 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अभी मैंने बताने हैं। देयर आर 8 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आई विल बी कवरिंग 3-4 लेक्चर्स टू कवर दीज 8 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है रिस्क, दूसरा रिटर्न और तीसरा परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स। तो रिस्क में हम देखेंगे कि फैक्टर्स कौन से हैं रिस्क के। अगर कोविड सिनेरियो की बात करें तो उसमें क्या फैक्टर्स हैं, जब आप मास्क नहीं पहन के जाओगे, जब आप बार बार लोगों से पास जाके बात करोगे, जब आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखोगे, जब आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आपको रिस्क है। तो हम ये चेक करेंगे दैट इफ अ म्यूचुअल फंड कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन सम स्कीम्स, क्या रिस्क है, what are the factors which affect those risk and what are the types of that risk and then how we can manage it। भाई अब कोविड में एक तो है कि आप जाओ मत बाहर,
लेकिन एक दूसरा है कि जाना है, अच्छा जाना है, रिस्क लेना है, मजे लेने हैं, तो फिर थोड़ा सा सावधानी बरतना, थोड़ा सा इसको मैनेज करने का तरीका समझना, वो बात डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आज आपको अपनी स्लाइड में लेके आ जाऊं। बेटे बड़ी मेहनत से मैंने आज के पेपर की स्लाइड बनाई है, सही बता रहा हूं। चैप्टर 10 रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड, आज मैं लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं बेटे। और आप चेक करिए, मैंने बड़ी मेहनत करके इसके ऊपर क्या डायग्राम, क्या ब्यूटीफुल कलर्स यूज किए हैं। ऊपर हेडिंग लिखी मैंने रिस्क फैक्टर्स, और रिस्क फैक्टर्स के दो ब्रॉड कैटेगरीज बना दी। एक बना दी जनरल रिस्क फैक्टर्स और दूसरा बना दिया स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स। आई रिपीट माय गोल्डन वर्ड्स, मैंने कहा इस दुनिया में रिस्क क्या होता भी देखेंगे। वैसे एज पर निफ्टी, एज पर NISM, एज पर 5A सीरीज, रिस्क कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। वन इज जनरल रिस्क एंड सेकंड इज स्पेसिफिक रिस्क। एक जनरल होता है ना, आप ठंडा गर्म खाएंगे या बाहर जाएंगे, एक्सपोजर करेंगे तो बुखार हो सकता है, ये जनरल है। बट अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में जाएंगे जहां पे सबको कोविड है तो आपको स्पेसिफिक रिस्क भी हो सकता है, भगवान ना करे आपको, मैं तो जनरल रामलाल की बात कर रहा हूं, दैट इज कोविड रिस्क। So there are 2 types of risk which I will be bifurcating. One is general risk and second is specific risk. Risk में जनरल में बेटे मैं 5-6 तरह की कैटेगरीज डिस्कस करूंगा। लिक्विडिटी रिस्क की बातें करेंगे, इंटरेस्ट रेट रिस्क की बातें करेंगे, री इन्वेस्टमेंट रिस्क की बातें करेंगे, पॉलिटिकल रिस्क की बातें करेंगे, इकोनॉमिकल रिस्क की बातें करेंगे, करेंसी रिस्क की बातें करेंगे। और रिस्क मैंने वैसे भी लास्ट चैप्टर्स में बहुत जगह बताया है। आज हम उस नॉलेज के साथ साथ एक स्पेसिफिक चैप्टर में आ गए, भाई रिस्क की बात और समझ लेते हैं। अच्छा, आपने वो म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कि ये स्कीम में रिस्क है, इन्वेस्ट करने से पहले आप उसके स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को पढ़ें, इंफॉर्मेशन को पढ़ें। ये तो आपने सुना होगा, कितनी बार FM में आता है, कितनी बार वीडियो में आता है, कितनी बार यूट्यूब में आता है, सचिन तेंदुलकर की बातें, सब बातें पता है आपको, मैंने कितनी बार आपको वीडियोस दिखाए हैं। एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स, मतलब इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, then what are the specific risk factors specifically for equity? Because equity are more risky as compared to debt. And what are the specific factors for debt? तो आज के इस लेक्चर में मैंने बस यही स्लाइड कंप्लीट करनी है। जैसे रिस्क अगर हम देखें इक्विटी के लिए, तो इक्विटी के लिए यहां पर मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दूं तो यहां पर देखिए मैंने लिखा है रिस्क एसोसिएटेड विद शॉर्ट सेलिंग, risk associated with mid cap and small cap, risk associated with dividend, and risk associated with derivatives. I will be discussing with these types of risks. And if I talk for the point of view of debt, you know, there is a reinvestment risk, there is a migration credit risk, there is a credit risk, there is a interest rate risk. बेटे मेरे को आज रोकना मत, आज मत रोकना। मैं दोस्तों सच में आज सेंटिमेंटल हूँ, बड़ी सारी बातें बताना चाहता हूँ और आपका लाइफ में मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आज आप मेरी बात को सुने और ध्यान से मेरी बात को समझे। बेटे चैप्टर 10 की कहानी मुंह जबानी, रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस मेजर्स, ये आपका है 8 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है बेटे, बट ईजी है। चैप्टर 9 से छोटा चैप्टर है। जैसे चैप्टर 10 खत्म, आप मानिए आपका सिलेबस ही खत्म, ऐसा मान के चल सकते हैं, क्योंकि 3-4 लेक्चर्स में करा दूंगा। चैप्टर 11 और 12 तो 2-3 लेक्चर में होने वाला है। तो मन छोटा ना करे कि हर चैप्टर में बड़ा, नहीं बेटे छोटे करने की बात नहीं है, बट ये जो आज आप कर रहे हैं ना, इससे आप इन्वेस्टर को कन्विंस कर सकेंगे, अपने क्लाइंट्स को बता पाएंगे रिस्क, क्योंकि उसको वो बातें पता नहीं होंगी, उसको शार्प रेशो नहीं पता होगा, उसको बीटा पता नहीं होगा, उसको अनसिस्टमैटिक रिस्क पता नहीं होगा, उसको लिक्विडिटी की बातें नहीं होंगी। बिकॉज आज हम कुछ टेक्निकल बातें करेंगे और आपको ये टेक्निकल बातें अगर पता होंगी तो आप इजीली कन्विंस कर पाएंगे और लाइफ में इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जो मेरा सपना है कि आप इंडिपेंडेंट बने। आइए मेहरबान कदरदान, मैं अपनी कहानी को शुरू करने वाला हूं और जनरल एंड स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स आज डिस्कस कर दूंगा। बट मैं अभी वर्कबुक से पढ़ के नहीं बता रहा जैसे बाकी सब टीचर्स करते हैं। A to Z सब कुछ कवर होगा, लेकिन पहले आप मेरी कहानी को सुनेंगे और उससे भी पहले आप आइए मेरा गाना सुनिए, जो मैंने आज एक मूवी रोडाली एक मूवी है, उसका गाना मैंने आज आपके लिए यहाँ पे रखा है। सुनना, इससे रिस्क क्या करे, दिल हु करे। जब म्यूचुअल फंड कंपनी किसी इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, इन्फोसिस में इन्वेस्ट करती है, IFL में इन्वेस्ट करती है, टाटा में इन्वेस्ट करती है, नेस्ले में इन्वेस्ट करती है, अपोलो टायर्स में इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेती है, तो म्यूचुअल फंड का मन दिल जाता है, उसका दिल भी, रिस्क है। एक
एक बूंद कहीं हिल गई, कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट हो गई, कुछ इकोनॉमिकल मूवमेंट हो गई, कोई नई न्यूज आ गई, कुछ और बीमारी आ गई, तो उस कंपनी की बेचारे की इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे हो जाएगी। कहते हैं मेरी अखियों से बरसाए, म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं रोना शुरू कर देंगे, फंड मैनेजर कहता है मैं तो भाग ही जाऊंगा, हो जाएगी, एनएवी कम हो जाएगी तो हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली हम कैसे आएंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे। तो मैं आज चल पड़ा जी, चल पड़ा दोस्तों, उसी तरह में जहां पर रोशनी रोशनी है। आप सभी मेरी कहानी का एक मटका जरूर लिखेंगे। आज मैं आज एक मटका कवर करूंगा, उसमें से दो बातें निकल रही हैं, एक जनरल रिस्क निकल रहा है और एक स्पेसिफिक रिस्क निकल रहा है। आप प्लीज बनाएंगे बेटे, बनाएंगे तो जान पहचान बढ़ेगी, जान पहचान बढ़ेगी तो आप उस दिन पेपर में काम कर पाएंगे। भले रिवाइज नहीं भी करेंगे ना, मेरे लेक्चर से ध्यान से सुन लेंगे और मोटा मोटा लिख दिया आपने, हो गया काम। तो मटका बनाइए, मटके में रिस्क लिखा है, एक मटके की तरफ रिस्क जा रहा है जनरल रिस्क फैक्टर्स और दूसरी तरफ जा रहा है स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स। जनरल में 6 रिस्क लिखने हैं। वैसे 6 थे, 5 तो पांडव थे और एक कौरव भी, तो कुंती माता के पुत्र था। कुंती माता के 6 पुत्र थे महाभारत में, ठीक है। तो ऐसे ही जनरल फैक्टर्स में 6 हैं। फर्स्ट लिख रहे बेटा, लिक्विडिटी रिस्क। सेकंड, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मैंने इसकी बड़ी प्यारी स्लाइड बनाई, अभी दिखाई आपको। थर्ड, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। फोर्थ, पॉलिटिकल रिस्क। फिफ्थ, इकोनॉमिकल रिस्क। सिक्स्थ, फॉरेन करेंसी रिस्क। लिखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। अब आ जाइए सेकंड में, मतलब सेकंड स्पेसिफिक रिस्क में। स्पेसिफिक रिस्क की 2 ही ब्रांचेस बनाई, स्पेसिफिक रिस्क रिलेटेड विद इक्विटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्पेसिफिक रिस्क रिलेटेड विद डेट इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि हाइब्रिड तो दोनों होते ही हैं। तो इक्विटी को एक्सप्लेन कर दूंगा और डेट को बता दूंगा कि भाई इक्विटी में ज्यादा रिस्क क्या होते हैं स्पेसिफिक, और डेट में ज्यादा रिस्क क्या होते हैं स्पेसिफिक। अगर आपको ये 6 ये और ये 2 इनकी ब्रांचेस पता चल गई तो बेटे इसमें से पेपर आएगा और इजिली आप कर पाएंगे। और आपको म्यूचुअल फंड की कहानी समझ आएगी कि म्यूचुअल फंड वाले क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्यों डर लग रहा है। तो आई थिंक ये सभी ने लिख दिया, रिलेटेड विद इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज, इक्विटी एंड रिलेटेड विद डेट फंड। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं अपनी कहानी को बस शुरू करने ही वाला हूं, मेरी चर्चा को ध्यान से सुनना, 2-3 मिनट की बात है। मैंने अभी बड़े सारे एग्जांपल्स दिए और आपको ये कहा कि अगर आप पैदल भी चल रहे हैं ना, आप कोई नॉर्मल सा पेपर भी देते हैं ना, आप लाइफ में कुछ भी करते हैं ना, तो आपको रिस्क है। अब आप सोचिए, कितनी बड़ी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस जिसने धंधा शुरू किया था बेटे, उनको भी रिस्क था। इन्फोसिस ने जब पहली बार काम किया रिस्क था। धीरू भाई अंबानी जी ने जब अपना इंडस्ट्री स्टार्ट की होगी तो रिस्क होगा। सिमिलरली आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का पेपर देने जाएंगे तो उस दिन आपका मन हूं करेगा, डर लगेगा कि क्या होगा। बात पैसे की नहीं होती यार, बात होती है कॉन्फिडेंस की कि यार मैं पेपर क्या अपने आप दे पाऊंगी या नहीं, कर पाऊंगा या नहीं। इसका मतलब आप जैसा सोचते हैं उसके ना होने की संभावना का नाम है रिस्क। It means risk is the possibility of deviation in that expectations। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके ना होने की संभावना को बोलते हैं रिस्क। तो आप एक दो बातें लिख लें रिस्क के लिए। मैंने लिखा इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन इन द स्टॉक मार्केट, बिकॉज आई एम टॉकिंग फ्रॉम द म्यूचुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे सब कुछ मैं इन्वेस्टर के पॉइंट से बता रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बट आप इन सबको यूज करेंगे म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी भी तो बेटे इन्वेस्ट कहाँ करती है, स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट जो है ना सांप सीढ़ी जैसे चलती है, कभी ऊपर जाएगी, कभी सांप काट देगा नीचे आ जाएगी, कभी यहाँ चली जाएगी, कभी सीढ़ी लग जाएगी। बेटे उसका सिर पांव नहीं है, सांप सीढ़ी गेम का आपने खेली होगी। स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक स्नेक लेडर गेम, मतलब उसका कोई दीन ईमान ही नहीं है, कब क्या हो जाए, जितनी मर्जी कैलकुलेशंस आप कर लो। अब म्यूचुअल फंड पीपल दे आल्सो हैव टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, एंड स्टॉक मार्केट बिहेव्स लाइक स्नेक एंड लेडर, कभी भी सांप काट सकता है। और स्पेसिफिकली जब आप 99 में पहुंच जाओ, आपने स्नेक लेडर खेला तो 99 में अजगर बैठा होता है। तो पहली बात रिस्क है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज। अभी देखिए मार्केट, अभी कल की बात है 74,000 73,000 से धीरे गिर की 20,000 पॉइंट्स, कभी उड़ जाती है, कभी गिर जाती है, कभी एचडीएफसी का शेयर ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कोई कंपनी खत्म हो जाती है, एक कुछ का। इट मींस देयर इज रिस्क इन्वॉल्व। जब आप मार्केट में जाते हैं, स्टॉक मार्केट में जाते हैं, जब आप सागर में जा रहे हैं,
तो बेटे सागर में तो तूफान भी है और आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा सिस्टम है वो तो यहां पे मैंने लिखा मार्केट प्राइस विल इंक्रीज और डिक्रीज, इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज और डिक्रीज। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कम होगा, इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी से, फिजिकल पॉलिसी से, यूएस फेडरल रिजर्व से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। आप चेक करिए ना, बैंक की एफडी कभी ऊपर नीचे रेट हो जाता है। इट मींस इतना कुछ तो है, अनसर्टेनिटी सी है, और आप उस तूफान पे खेलने जा रहे हो तो आपको भी तो तूफान इफेक्ट करेगा। तो नेम ऑफ द स्कीम, अब कई बार क्या होता है, मैंने यहां पे लिखा कि आप किसी स्कीम के नाम से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे किसी का नाम है दीपिका पादुकोण, आपको लगेगा शायद ये वही वाली दीपिका पादुकोण है जो बड़ी सुंदर सी है, जो रणवीर कपूर की बीवी है, जिसके बच्चे होने वाला है। नहीं, मैं आपसे कहता हूं कि नाम पे मत जाइए। कई बार आप HDFC म्यूचुअल फंड की स्कीम आएगी कि दैट दिस इज अ ग्रोथ स्कीम, दिस इज दिस स्कीम, तो बेटे आपको लगेगा शायद ग्रोथ होगा, या LIC वालों ने अपना म्यूचुअल फंड निकाला, आपको लगेगा शायद LIC वालों ने निकाला है, ये कभी खराब हो ही नहीं सकता। नहीं यार, ऐसा कैसे? नाम पे क्यों जा रहे हैं? बंटी बबली के नाम पे क्यों जा रहे हैं? रजनी भूपेश के नाम पे क्यों जा रहे हैं? नेम डज नॉट रिप्रेजेंट। आप नेम से रिजेंबल मत कीजिए स्कीम को, रिस्क हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं नॉर्मल, कि इफ यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड एज अ इन्वेस्टर स्टिल यू हैव टू फेस अ रिस्क। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आपको रिस्क नहीं होगा। तो मैं अभी ये बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड कंपनी को 6 तरह के रिस्क हो सकते हैं, उस वजह से उसकी NAV कम होगी और उस वजह से आपकी वैल्यू एज अ इन्वेस्टर, यूनिट होल्डर, आपकी वैल्यू में भी गिरावट आएगी। स्पॉन्सर्स, बेटे स्पॉन्सर्स जो है ना हाथ खड़े कर देंगे, भाग जाएंगे, फंड मैनेजर भाग जाएंगे। वो कहे, उन्होंने पहले कहा है जी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम आपके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल जो होगा आप जोखिम हो, आप देखना, आप रिस्पॉन्सिबल हो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे। अब रिटर्न्स जो है वो बड़ी सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं। आप ये बताइए ना कि आप जिस दिन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का पेपर देने जाएंगे उस दिन आपका मूड कैसा है। उस दिन अगर आपने छोले भटूरे खा लिए, पेट पूरा हैवी कर लिया है, तो उस दिन आंसर ही नहीं दे पाएंगे। अच्छा, अगर आपने रिवीजन नहीं की तब भी पास होने के चांसेस कम है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे तब तो बिल्कुल पास होने के चांसेस कम है आपके, क्योंकि मेरे लेक्चर्स देखने के बाद ही पास होंगे। इट मींस रिटर्न ऑफ द मार्केट, जो स्टॉक मार्केट का रिटर्न है या जो उस कंपनी का रिटर्न है, वो उसके मैनेजमेंट पे, उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी बड़ी सारी चीजों पे निर्धारित करता है जी। तो आप कैसे दाव लगा सकते हैं जी कि वो मेरे को देगा ही जी? नहीं जी, नहीं भैया जी, ऐसे नहीं होता। तो इसका मतलब भैया जी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व एंड आई हैव बाइफिकेटेड दो रिस्क इनटू जनरल, एंड विद इन जनरल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिस्क, एंड द फर्स्ट रिस्क इज लिक्विडिटी रिस्क। आपको पता है, आपके पास रियल एस्टेट है, आपके पास घर है, बंगला है, लेकिन आप अचानक उसको बेच नहीं सकते क्योंकि खरीदार ही नहीं मिलेगा, बिकॉज रियल एस्टेट इज इलिक्विड। आपके पास सोना पड़ा है, चांदी पड़ी है, तो आप उसको गिरवी रख के पैसे लेके आ सकते हो। आपके पास बैंक FD है, आप फटाफट कन्वर्ट कर सकते हो। सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े, कन्वर्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के यूनिट से 48 घंटे 48 आवर्स में आपको पैसे मिल जाएंगे। बट कई बार ऐसा भी तो होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन दो सिक्योरिटीज, उस समय तो वो सिक्योरिटीज बहुत अच्छी थी, जैसे किंगफिशर एयरलाइन में इन्वेस्ट कर दिया ICICI म्यूचुअल फंड ने, उस समय तो टॉप चल रही थी, अचानक सब कुछ हो गया, खत्म हो गई सत्यम कंप्यूटर्स, किंगफिशर एयरलाइन, यस बैंक, आज उसका कोई खरीदार नहीं है मार्केट में। तो भाई साहब, इस रिस्क का नाम है लिक्विडिटी रिस्क। ये एक जनरल रिस्क की बातें कर रहे हैं, मैं एग्जांपल से बताऊंगा। लिखा तो वर्कबुक में भी बहुत कुछ है और लिखा तो मेरी स्लाइड में भी बहुत कुछ है, एग्जांपल नहीं दिया। एग्जांपल से आपको बात समझ आएगी और मेरे एनर्जी लेवल से आपको बातें समझ आएंगी। एग्जांपल जरूर लिखना। If a company, if Axis Mutual Fund has invested in Kingfisher Airlines, now these buyers are not available, but people are ready to sell, but there is no one to buy. आम बहुत हैं लेकिन आम को खरीदने वाला ही कोई नहीं है। तो दोस्तों, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। तो पहला आपको जनरल रिस्क समझ आ गया, ठीक है जी। दूसरा, अच्छा ये तो बहुत बार बताया मैंने, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक काफी बार रिपीट हो गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेट होता है, और मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट की पोजीशन देखती है, मनी सप्लाई को चेक करती है कि मनी सप्लाई कितनी चल रही है मार्केट के अंदर,
और उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, जैसे पानी को रोकने के लिए हम बांध बनाते हैं, अगर अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत सारा पैसा है, फ्लो हो रहा है, तो वो पैसा रोकना चाहते हैं, थोड़ा सा पैसे में थोड़ा बांध लगाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा फ्लो होगा तो फिर मार्केट में रिसेशन आ जाएगा। तो पैसों को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो बैंक के एफडी के रेट्स बढ़ा देंगे। अच्छा, जब बैंक के एफडी के रेट्स बढ़ेंगे तो सब लोग प्रभावित हो जाएंगे और बैंक में पैसे इन्वेस्ट कर देंगे और मार्केट में कम फ्लो होगा। अच्छा, मार्केट में ज्यादा फ्लो, अगर कम फ्लो हो रहा है और ज्यादा करना है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। अच्छा, जब इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो नो पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन एफडी इन बैंक, सो दे विल फ्लो देयर मनी इन द मार्केट। इट मींस इंटरेस्ट रेट के ऊपर नीचे होने से हलचल मच सकती है। अच्छा, आपको मैंने बताया था देयर इज ए इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस। अगर बॉन्ड का प्राइस, अगर हम इंटरेस्ट रेट को कम कर दें तो जो पहले बॉन्ड इशू हुए थे हायर रेट पे, मान लेते पहले रेट था 8% का, अब इंटरेस्ट रेट हो गया 7%, तो 8% वाले बॉन्ड प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट को मैं बढ़ा दूं, अभी बढ़ गया और पहले मैंने इशू किए थे कम पे, तो वो कम हो जाएंगे। देयर इज अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, जैसे मैं कहता हूं क्वालिटी आइसक्रीम और टी, चाय और आइसक्रीम का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप दोनों नहीं पिएंगे, आप बेशरम नहीं है, आप एक ही चीज पिएंगे। गर्मियों में ज्यादा आप आइसक्रीम खाएंगे, सर्दियों में आप ज्यादा चाय पिएंगे। मैं मान के चलता हूं कि अब नॉर्मल इंसान है, क्योंकि आजकल सब लोग पता नहीं क्या क्या खाए जाते हैं। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं, देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। आई थिंक दिस रिस्क इज नेम्ड एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। मैंने बड़ा प्यार से लिखा है, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस कम हो जाता है और वाइस वर्सा, ये बात आपको पता ही है। थर्ड रिस्क की तरफ आ गया, एक बच्चा नींद आ रही थी उसको, दूसरा लेट के पढ़ा, उसको थप्पड़ मारू खींच के, बेटे कमर सीधी करके अच्छी तरह से बैठ जाओ बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, चैप्टर 10 खत्म हुआ नहीं, आपका सिलेबस खत्म हुआ नहीं, और बड़ा टेक्निकल है ये चैप्टर। इजी तो है लेकिन टेक्निकल है। अब मैंने थर्ड रिस्क बताना, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। जनरल रिस्क की बातें कर रहे हैं, 6 रिस्क हैं, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। मुझे आप एक चीज बताइए, आप में से आपके पेरेंट्स ने या आपने कभी बैंक में एफडी में पैसे जमा कराए होंगे, उसमें ब्याज मिलता है, मान लेते हैं ब्याज 6% का मिलता है। आपने 1 लाख रुपए जमा कराए, इसका मतलब आपको 6% के ब्याज के हिसाब से 1 साल के बाद 6,000 रुपए मिल जाएंगे। अभी मिले नहीं, लेकिन आप सोच रहे हो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि जब पैसे मिलेंगे तो वो 6,000 भी मैं री इन्वेस्ट कर दूंगी और उसमें भी मुझे 6% का ब्याज मिल जाएगा। आप हवाई किले बना रहे हो, क्या पता 1 साल के बाद मार्केट में हलचल हो चुकी हो और 6% का इंटरेस्ट रेट कम होकर 4% हो गया हो। इसका मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट कैन नॉट बी री इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट कैन बी पॉसिबल और नॉट, यस इट कैन बी पॉसिबल। सो दिस टाइप ऑफ रिस्क, इसका नाम है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। चित्र जरूर बनाएं, चित्र रूपा। देखिए जी, एक इन्वेस्टर खड़ा है, ये इन्वेस्टर खड़ा है, उसने एफडी में पैसे जमा करा दिए, उसको 6% का ब्याज मिल रहा है। 1 साल के बाद वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बना रहा है, लेकिन क्या पता उस समय मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना ही बने। इट कैन बी पॉसिबल। सो दिस टाइप ऑफ रिस्क इज नेम्ड एज री इन्वेस्टमेंट रिस्क। आई थिंक आपको ये रिस्क समझ आ गई। लिक्विडिटी बता दिया, री इन्वेस्टमेंट रिस्क बता दिया, लिक्विडिटी बताया, री इन्वेस्टमेंट बताया, इंटरेस्ट रेट बताया, और क्या मुझे घर ले चलो भाई साहब। पॉलिटिकल रिस्क, देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी एक बार दोबारा से आने वाले हैं, 4 बार 5 बार बनेंगे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, ऐसा बोला जा रहा है। और मोदी जी जब आएंगे तो कुछ डिसीजंस लेंगे, जैसे उन्होंने अभी तक डिसीजन ले चुके हैं 370 की, सीए की, और भी बड़े सारे उन्होंने डिसीजंस लिए जो बड़े बड़े मुद्दे थे, राम मंदिर का, सब ले लिया है ना। अच्छा, जब एक पॉलिटिकल पार्टी आती है और वो कोई डिसीजन लेती है तो उससे इकोनॉमी में हलचल मचती है। जैसे अयोध्या जी में मंदिर बन गया तो अब दुनिया के लोग अयोध्या जी जाएंगे, वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पैसा फ्लो होगा, वहाँ के होटल्स बढ़ जाएंगे, वहाँ का रेस्टोरेंट्स का खाना चलेगा, वहाँ का कन्वीनियंस, मतलब मनी विल फ्लो, इकोनॉमी विल फ्लो। एक डिसीजन से उस अयोध्या जी के आसपास के एरियाज पनपने लग गए।
इट मीन्स किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है, पॉलिटिकल जो भी रूलिंग पार्टी है, वो जो भी डिसीजंस लेती है उससे उस कंट्री की जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, पाकिस्तान का कंसेप्ट देख लीजिए आप, पाकिस्तान में देखिए गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं बन पा रही, क्या डिसीजन लेंगे। श्रीलंका का हाल देखिए, ग्रीस का हाल देखिए, मतलब आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि अगर किसी कंट्री की पॉलिटिकल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर डिसीजन नहीं लेती है या अच्छी डिसीजन लेती है तो उससे इकोनॉमी में इफेक्ट आने दिखने शुरू हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिस्क इज नेम्ड एज पॉलिटिकल रिस्क। आप देखिए मैंने लिखा एनी पार्टी। अब आप नाउ एज अ म्यूचुअल फंड आप सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ म्यूचुअल फंड कि आपने म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है कि एक कंट्री में, अज्यूम करते हैं आपने इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट किया है और आपने यूएसए में इन्वेस्ट किया है और पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होगी, पाकिस्तान की जो डिसीजंस होंगी, उससे क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में चेंज नहीं आएगा, तो उससे क्या आपकी वैल्यूएशन में चेंज नहीं आएगा। इस तरह के रिस्क को बोलते हैं पॉलिटिकल रिस्क। आप बताइए ना, मैंने लिखा पाकिस्तान, बड़ी मेहनत की यार, आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये लेक्चर्स मैंने फ्री डाले थे, मुझे पता है, लेकिन मैं 1000 वाट की पावर से पढ़ा रहा हूं। श्रीलंका, पाकिस्तान, ग्रीस, रसिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, गाजा, इजराइल, आप बताइए जितनी भी पॉलिटिकल, ये जितनी भी कंट्रीज के मैंने नाम लिए, क्या इससे जो भी इन्होंने डिसीजंस ली, क्या इससे उनकी इकोनॉमी पे चेंज नहीं आएगा? तो दिस रिस्क इज नेम्ड एज पॉलिटिकल रिस्क। मैं आ गया जी इकोनॉमिकल रिस्क। दोस्तों आप बहुत छोटे से थे, आपके कुछ सपने अलग से थे जब आप 12th क्लास में थे, धीरे धीरे बड़े हो गए, फिर मैरिज हो गई, अब आपके सपने, आपके विचार, आपके थॉट्स, आपके टारगेट्स दूसरे हो गए। बिल्कुल इसी तरह से एक इकोनॉमी भी कभी चाइल्ड हो जाती है, कभी एडल्ट बन जाती है, कभी मैच्योर बन जाएगी, कभी फिर नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर चले। बेटे ये सागर देखें आप, कोई भी चीज कभी भी एकदम ऊपर नहीं रहता ना नीचे रहता, ऐसे बेटे चलता ही रहता है। ये लाइफ के एक मूवमेंट है, ऐसा ही इकोनॉमी की भी एक मूवमेंट है। इकोनॉमी भी कभी बूम करेगी, कभी रिसेशन करेगी, कभी बूम करेगी, कभी रिसेशन करेगी। तो इस मूवमेंट को हम जनरली बोलते हैं कि इकोनॉमी की मूवमेंट से आपकी मूवमेंट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड ने जो इन्वेस्टमेंट किया, दैट विल बी अफेक्टेड। तो मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया है, वर्कबुक में नहीं है, स्लाइड्स में नहीं है, बट मुझे लगा कि शायद आपको ज्यादा समझ आएगा कि अगर इकोनॉमी हलचल मच रही है इकोनॉमी में, है ना, तो आपके जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स है वो भी तो हलचल मचेगी। इट मीन हम इस समय डिस्कस क्या कर रहे हैं कि व्हाट आर द रिस्क विच आर बीइंग फेस्ड बाय म्यूचुअल फंड कंपनीज, यू नो, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड एंड म्यूचुअल फंड पीपल दे हैव इन्वेस्टेड ऑन बिहाफ ऑफ यू। नाउ द पॉइंट इज these म्यूचुअल फंड कंपनीज they have to face these general risks. And the last risk which I want to tell you is in relation to financial foreign currency risk. आप हर रोज न्यूज में सुनते होंगे, आज रुपया लुढ़का, आज डॉलर तेज हुआ। बेटे हम जो भी खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डॉलर्स। मुझे अंदर आग लगती है जब लिखा आता है $1 80 रुपए के बराबर है। मुझे लगता है यार उनका एक, हमारा 80, थप्पड़ मार दो फिरंगियों को। लेकिन सवाल यह है कि ये अभी हकीकत है यार। आप ही बताइए, अगर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट किया, यूएसए मार्केट में कहीं इन्वेस्ट किया, और यूएसए मार्केट के बाद हमारे डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है तो म्यूचुअल फंड कंपनी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स होते हैं बेटे, आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो तो डॉलर का वैल्यू चेंज हुआ रुपये में, तो क्या आपकी वैल्यू, आपको जो पैसे मिलने थे 10 लाख रुपए, वो कम बढ़ती नहीं होंगे? ऐसे ही आप इंपोर्ट कर रहे हो तो जो पैसे आपको मिलने थे क्या कम बढ़ती नहीं होंगे? उसी का नाम है, उसका नाम है बेटे फॉरेन करेंसी रिस्क। इट मींस एनी म्यूचुअल फंड कंपनी हैज टू बियर दिस टाइप ऑफ रिस्क आल्सो। सो आई थिंक आप थोड़ा सा लिख रहे हैं, मैंने डॉलर लिखा, यूएसडी लिखा, इंपोर्टर्स लिखे, एक्सपोर्टर्स लिखे, बस एक एक दो बातें भी लिख लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या बोला है यार। मेरी बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ आएगा। म्यूचुअल फंड्स आई हैव इन्वेस्टेड आउटसाइड इंडिया, and those funds are either represented in GBP or in euros or in dollars or in Swiss franc or in Japanese yen or in lira. And if there is a change in these foreign currencies with respect to Indian rupee, their investment value will change, and hence this type of risk is named as foreign currency risk. I think यहां तक आप सभी को समझ आ गया। हाँ सर, यहां तक तो समझ आ चुका है। बेटे एक बार मैं चाहता हूं कि आपकी वर्कबुक में आ जाए
और एक बार वर्कबुक में आप देखो कि मैंने जो बताया क्या सब कुछ ठीक है बेटा। ये जनरल रिस्क फैक्टर्स थे जो मैंने आपको अभी 6 फैक्टर्स बता भी दिए। अब आप आराम से घर में जब मौका लगे तो पढ़ना, पढ़ने की वैसे जरूरत है नहीं। मैंने आपको इन सभी 6 के 6 रिस्क फैक्टर्स की बात कर दी। आई टोल्ड यू प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर लिक्विडिटी रिस्क, and I told you specifically for there are 6 types of risk which are there: interest rate risk, reinvestment risk। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए हैं। अब आपने जब मेरा लेक्चर सुन लिया है, इसके बाद देखेंगे तो आपको समझ आना स्टार्ट होगा। वैसे पढ़ने की इतनी कोई ज़रूरत है नहीं। मैंने इसकी बड़ी प्यारी प्यारी आपके लिए स्लाइड्स भी प्रिपेयर की हैं, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद स्पेसिफिक रिस्क। ये बेटे स्पेसिफिक रिस्क है और स्पेसिफिकली इक्विटी रिलेटेड की बात करेंगे। इससे पहले मैं आगे चलूँ, ये देखिए जी कितनी प्यारी सी स्लाइड बनाई है। अब शायद आपको ये स्लाइड समझ आ रही होगी। रिस्क फैक्टर्स में जनरल रिस्क फैक्टर्स देखिए, और जनरल में देखिए लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिकल रिस्क, करेंसी रिस्क। आप मेरी लेक्चर को सुनेंगे ना तो मैंने 10 बार तो रिपीट कर दिया है, आपको समझ आ जाएगा। मैं अब जो बताने जा रहा हूं आज लेक्चर नंबर 1 में ही वो बात कर रहा हूं स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स की। और स्पेसिफिक में 2 कैटेगरीज हैं, इजी हैं, छोटी हैं। एक है इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, या इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में हमने इन्वेस्ट किया, तो फिर उस केस में म्यूचुअल फंड को क्या क्या रिस्क बियर करने पड़ सकते हैं। और अगर म्यूचुअल फंड की एएमसी ने डेट में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, प्राइवेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, तो फिर क्या क्या रिस्क बियर करने पड़ सकते हैं, बस यही समझना है और हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आइए एक आध बात लिख लें, हम आगे चल पड़े रोशनी की राह में। सेकंड टाइप ऑफ रिस्क विच आई वांट टू डिस्कस टुडे इज नेम्ड एज स्पेसिफिक रिस्क। भाई और बहनों, मैंने ऊपर लिख दिया स्पेसिफिक रिस्क और उसके नीचे लिखा रिलेटेड टू इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज। क्या लगता है बेटे, ज्यादा रिस्क इक्विटी में होता होगा या डेट में होता होगा? बेटा इक्विटी में ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स जो है ना उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड नहीं है। इक्विटी का मतलब है यू आर बिकमिंग द ओनर ऑफ दैट कंपनी। when I say you are the owner, it means you are responsible for the losses, you have to suffer the losses and you will enjoy the profits। बट अगर हम डेट की बात करें, म्यूचुअल फंड ने अगर डेट में इन्वेस्ट किया है तो उस केस में उनको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद उनको डर कम होगा। इक्विटी में डर ज्यादा है क्योंकि यहां पे लिक्विडिटी रिस्क भी है, यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी है, यहां पे इकोनॉमिकल रिस्क भी है, यहां पे रीइन्वेस्टमेंट रिस्क भी है। जो भी 6 रिस्क बताए थे जनरल रिस्क, दोज आर ऑल देयर इन स्पेसिफिक रिस्क रिलेटेड टू इक्विटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। इट मींस देयर इज हाई इंसिडेंस ऑफ रिस्क। तो आइए लेट्स हैव अ जर्नी। स्पेसिफिक रिस्क में लिखिए रिलेटेड टू इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज। एक एक पॉइंट है। मैंने कहा जी इक्विटी की बात कर रहे हैं तो एनएससी बीएससी वोलेटाइल मार्केट्स हैं, सागर का पानी है, कभी ऊपर कभी नीचे, प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं, कभी सांड बन जाती है मार्केट, कभी भालू बन जाती है। अब सांड है तो सांड जैसे देखना पड़ेगा, भालू है तो भालू जैसे देखना पड़ेगा। आपको खुद ही नहीं पता क्या होगा, सांप सीढ़ी जैसी लड़ाई है। तो hence you have to face all those types of 6 types of risk if you are investing as a mutual fund in the equity schemes। अगर आपने इन्फोसिस के शेयर्स ले लिए, आपने किंगफिशर के शेयर्स ले लिए, नेस्ले के ले लिए, अपोलो टायर्स के ले लिए, मारुति के ले लिए, पतंजलि के ले लिए, डाबर के ले लिए, एचपीएल के ले लिए, इट मींस ये सभी कंपनीज को भी तो वो 6 रिस्क हैं, आपको भी तो फिर होगा। तो आप म्यूचुअल फंड में भी रिस्क बियर करेंगे, स्पेसिफिक रिस्क विच आर रिलेटेड टू जनरल रिस्क। इट मींस अब होता क्या है कि कई बार आप इंडिविजुअल सिक्योरिटी, जैसे मैं बात करता हूं अदानी शेयर्स की, आपने सुना होगा पिछले कुछ पीरियड से पहले लग्जमबर्ग में एक एक्सचेंज में आया कि भाई अदानी के शेयर्स अच्छे हैं, तो अदानी के शेयर्स 100% 200% बढ़ने लग गए। फिर अचानक रूलिंग आई तो इसमें कुछ दिक्कत है, तो अचानक एक दिन में 50% कम हुए अदानी। अच्छा, अदानी खाली अदानी का नाम आया, उसकी जितनी भी ग्रुप कंपनी से सब में गिरावट आ गई या सब में उछाल आ गया। तो बेटे ये रिस्क है, पूरे के पूरे झुंड में गिरावट आएगी या पूरे के पूरे झुंड में ऊपर हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ रिस्क इज नेम्ड एज स्पेसिफिक रिस्क इन रिलेशन टू इक्विटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था दैट देयर आर लार्ज कैप स्कीम्स, देयर आर मिड कैप एंड देयर आर स्मॉल कैप। पहली 100 कंपनियां लार्ज होती हैं, बताया था आपको। अच्छा, जो लार्ज होती है ना वो हम जनरली एनएससी की या सेंसेक्स की कंपनियां लेते हैं, पहली 100 है ना, पता है ना आपको। अच्छा, वो वेल एस्टेब्लिश होती है,
उनमें वोलेटिलिटी कम होती है, उसमें रिस्क फैक्टर कम होता है। इसका मतलब ज्यादा रिस्क फैक्टर कहां पे होता होगा? मिड कैप में, स्मॉल कैप में। जैसे बिग शार्क वाले आते हैं, अभी नया आइडिया, नया कंसेप्ट है, पता नहीं चलता नहीं चलता। अब जोमेटो को मैं मिड कैप मानूंगा, पर कोई नया कंसेप्ट आ जाए, है ना, पेटीएम को मिड कैप मानेंगे, स्विगी को मिड कैप मानेंगे, नेस्ले इंडिया को लार्ज कैप मानेंगे, इन्फोसिस को लार्ज कैप मानेंगे। बट मान लेते हैं अभी बिग शार्क में एक नया आइडिया है, कुछ नया उन्होंने एनर्जी ड्रिंक बनाया है, इसको बोलते हैं स्मॉल कैप, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब मिड कैप में और स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क होता है एज कंपेयर टू लार्ज कैप। क्वेश्चन आएगा, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, देयर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन फिलिंग द ब्लैंक डैश वर्सेस डैश। तो बेटा ये बातें मेहनत तो की है दोस्त, आप लिखेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। मैं इस समय स्पेसिफिक रिस्क में हूं और स्पेसिफिक रिस्क में सेकंड कैटेगरी की तरफ हूं, रिस्क एसोसिएटेड इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। मैंने एक सबसे बड़ा घड़ा बनाया लार्ज का, थोड़ा सा छोटा बनाया मिड का, सबसे छोटा बनाया स्मॉल का, और फिर लिखा लार्ज कैप के नीचे दीज आर वेल एस्टेब्लिश्ड एंड लेस वेरिएशंस आर देयर एज कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। दोस्तों मैं इस समय स्पेसिफिक रिस्क की बातें कर रहा हूं, and that too in specific risk I am relating to with equity and equity instruments। आपको पता है इक्विटी के केस में डिविडेंड मिलता है और बॉन्ड के केस में इंटरेस्ट मिलता है। इफ म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट इन द इक्विटी ऑफ इन्फोसिस, इन द इक्विटी ऑफ कोल इंडिया, इन द इक्विटी ऑफ वेदांता, इन द इक्विटी ऑफ जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियों का मैंने नाम लिया ना, ये जनरली डिविडेंड देती हैं। अच्छा ये पता है आपको कि लॉ में ये कंपल्सरी नहीं है कि सभी कंपनीज डिविडेंड दें, बट अगर प्रॉफिट होगा और उनकी इच्छा होगी तो वो डिविडेंड दे सकती है। इट इज नॉट गारंटी दैट दे विल गिव, नो डाउट दे गिव, बट कोई गारंटी नहीं है। बॉन्ड के केस में इंटरेस्ट मिलना गारंटी है। अब सपोजिंगली एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने इन्फोसिस के शेयर्स ले लिए विद एक्सपेक्टेशन की डिविडेंड मिलेगा और हम आगे डिविडेंड अपने यूनिट होल्डर्स को दे देंगे। कोल इंडिया के शेयर्स ले लिए एचडीएफसी ने कि भाई कोल इंडिया डिविडेंड डिक्लेयर करेगी और हम आगे डिविडेंड दे देंगे। तो मैं ये कहने वाला हूं आप सबसे कि ये कंपनीज डिविडेंड देती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में भी देंगी। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट लीगल एज पर द लॉ ऑल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन। इनकी इच्छा है, मेरी मर्जी में हाँ बोलूं, मेरी मर्जी में ना बोलूं। बट अब सवाल आता है कि अगर ये नहीं देंगी तो फिर इनको देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने यूनिट होल्डर्स ने कुछ स्कीम्स जो डिविडेंड वाली ली हैं। It means mutual fund people they have to bear a risk in relation to dividend। तो वही लिखा मैंने, risk associated with dividend। मैंने लिखा एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कौन है? आप हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, उसने इन्फोसिस के शेयर्स, वेदांता के, कोल इंडिया के, जॉनसन के ले लिए विद द एक्सपेक्टेशन कि दे विल गेट सम रिटर्न एज डिविडेंड, बट देयर इज नो गारंटी। बट बहुत काल से देखे तो वो दे रहे हैं, बट कोई कंपल्सरी नहीं है। तो मन हु करेगा म्यूचुअल फंड का कि पता नहीं इस बार देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि उनको आगे डिविडेंड देना है अपने यूनिट होल्डर्स को। दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिस्क इज इन रिलेशन टू डिविडेंड। मुझे लगता है आपको बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बातें आपको समझ आ रही है। बेटे भविष्य अनसर्टेन है यार, अनिश्चित है। आप कैसे गारंटी लगा सकते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम नहीं चलेगा? अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं चलेगा? It means it involves uncertainty, and when I say uncertainty, it means you cannot guarantee for something, you know, and that type of risk is named as specific risk in relation to dividend। I think मेरी बात आप शायद समझ चुके हैं। मैं आज के क्लास के आखिरी पड़ाव में हूं। 2-3 मिनट की बात अगर रह गई, अगर आपने सुन ली, तो वर्क बुक में इतनी बड़ी लंबी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बताने जा रहा हूं स्पेसिफिक रिस्क इन रिलेशन टू डेट स्कीम्स। अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी डेट में इन्वेस्ट करती है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, सोवरेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, प्राइवेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, तो उसको किस किस तरह के रिस्क बियर करने पड़ सकते हैं? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपको बॉन्ड्स का बताया था कि भाई गवर्नमेंट भी इशू करती है बॉन्ड्स, जिनको हम सोवरेन बॉन्ड्स बोलते हैं, मतलब राजा इशू करता है। अच्छा जब राजा इशू करता है तो उसमें गारंटी ऑटोमेटिकली होती है, उसमें डर आपको कम होता है ना, तो आप इंटरेस्ट रेट भी कम लेने में रेडी हो जाते हो। बट अगर टाटा मोटर्स के बॉन्ड्स की इशू देखें और सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को देखें तो आप ज्यादा सिक्योर्ड हो सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, क्योंकि आपको लगता है यार तो राजा ने दिए,
नो डाउट रतन टाटा जी के भी बॉन्ड्स अच्छे होंगे, बट अगर आप रतन टाटा जी के राजा के साथ गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करें तो यू विल हैव मोर सिक्योरिटी इन केस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सोवरेन बॉन्ड्स. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इन दैट केस समटाइम्स म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं, प्राइवेट बॉन्ड्स में जाके इन्वेस्ट करती हैं, करना पड़ जाता है क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है. अच्छा, प्राइवेट कंपनीज इंटरेस्ट रेट ज्यादा क्यों देती होंगी? क्योंकि उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं है, या कुछ क्रेडिट रेटिंग उनकी कुछ कम है. अच्छा, मैं क्रेडिट रेटिंग में मैंने बताया था क्रिसिल, इकरा, केयर, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आपको क्रेडिट रेट करती हैं कि भाई ये कंपनी में अगर आप पैसे देते हो तो इनके भागने की आशंका क्या है, आपके पैसे वापस मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है. अगर ट्रिपल ए है तो बेटे सेफेस्ट है. मतलब क्रिसिल वाले ट्रिपल ए का सिंबल बोल देंगे. जैसे हम कहते हैं जी ये हेड बॉय है तो हेड बॉय का बिल्ला लग जाएगा, तो हम कहते हैं हेड बॉय का बिल्ला है, ये टैग लगा हुआ है तो ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसकी पढ़ाई अच्छी है, ये गेम्स में अच्छा है, ये इसका बिहेवियर भी अच्छा है. इसी तरह से एक टैग लग जाता है ट्रिपल ए का. अगर थोड़ा सा कम हल्का होगा डबल ए, फिर और कम डबल ए प्लस, फिर और कम ए प्लस. मतलब जितनी रैंकिंग कम होती जाएगी उतनी उसके अंदर अच्छाई कम है, क्रेडिबिलिटी कम है. इसका मतलब उस कंपनी को अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा. मैं कहता हूं जी गवर्नमेंट बॉन्ड्स के केस में इंटरेस्ट रेट है 4% का. टाटा मोटर्स ने जो बॉन्ड इशू किए ट्रिपल ए के, उनको देना पड़ा 5%, जबकि कंपनी बड़ी टॉप क्लास कंपनी थी, ट्रिपल ए क्लासिंग है, रेटिंग है. बट ये जो 4% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है और ये 5% दे रही है, डिफरेंस कितने का? 1% का. इसको बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड. पेपर में आएगा. What is the meaning of credit spread? The difference between the interest rate of two bonds with different ratings. लिखते हैं, पहले लिखते हैं बेटे. आओ आओ जी दिल से दिल लगाओ जी, ऊपर हेडिंग लिखो जी. रिस्क रिलेटेड टू डेट फंड्स, रेटिंग माइग्रेशन रिस्क, बड़ा प्यारा सा रिस्क है जी. रेटिंग माइग्रेशन. आज आपकी रेटिंग थी ट्रिपल ए, जब हमने आपको पैसे दिए, कल आपकी रेटिंग डबल ए हो सकती है. इसका मतलब अब हमने तो इंटरेस्ट रेट उतना ही लिया जितना ट्रिपल ए के बेसिस पे था, बट आपकी रेटिंग माइग्रेट हो गई, हल्की हो गई. अब क्या करें? रिस्क है या नहीं? बिल्कुल है. किसको फेस करना पड़ेगा? म्यूचुअल फंड को, बिकॉज म्यूचुअल फंड कंपनी दे हैव इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स, इन डेट बॉन्ड्स. दिस इज नेम्ड एज माइग्रेशन रिस्क. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे मैंने लिखा रेटिंग माइग्रेशन रिस्क में प्राइवेट बॉन्ड्स वर्सेस सोवरेन बॉन्ड्स. सोवरेन का मतलब है गवर्नमेंट बॉन्ड्स. प्राइवेट बॉन्ड्स में रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोवरेन बॉन्ड्स. मैंने लिखा टाटा मोटर्स, महिंद्रा महिंद्रा एंड दिस. फिर आपको बताया दैट व्हेनेवर अ कंपनी इश्यूज बॉन्ड्स, दे शुड हैव रेटिंग फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. द हाईएस्ट रेटिंग इज ट्रिपल ए. मैंने अज्यूम किया ट्रिपल ए, महिंद्रा का, टाटा मोटर्स का. बट जब हमने बोरो किए थे, जब हमने उनको पैसे दिए थे, जब उनके बॉन्ड्स लिए थे तो ट्रिपल ए थी. कुछ दिनों के बाद उनकी रेटिंग, जब हमने पैसे दिए, इन्वेस्ट किए, तो डबल ए हो गई. तो मैंने अभी अभी बताया गवर्नमेंट बॉन्ड्स का या किसी भी दो बॉन्ड्स का जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट में, विच इज ड्यू टू क्रेडिट रेटिंग, उसका नाम है क्रेडिट स्प्रेड. तो देखिए दोस्तों, लिख रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्राइवेट बॉन्ड्स 4%, 4.7%, क्रेडिट स्प्रेड. आई थिंक आपको यहां तक बात सबको समझ आ रही है. बड़ी मेहनत की है दोस्त. जैसे मैंने आपके लिए लिखा, मान लेते हैं एक गवर्नमेंट बॉन्ड है, एक ट्रिपल ए बॉन्ड है, एक डबल ए प्लस है, एक डबल ए है, एक सिंगल ए है, और इनके ये इंटरेस्ट रेट्स हैं. जैसे जैसे रेटिंग कम होती जाएगी इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा. मैंने जान के गवर्नमेंट में 4% लिखा, फिर 4.7 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 7 लिखा, और मैंने कहा 4 to 4.7.7 का क्रेडिट स्प्रेड है, 4.7 से 6 का 1.3 का क्रेडिट स्प्रेड है, 6 से 7 में 1% का क्रेडिट स्प्रेड है. बेटे ये स्प्रेड है. क्रेडिट रेटिंग इज नॉट परमानेंट. आपके विचार क्या मन में एक जैसे रहते हैं? 12th में जैसे थे आज भी वैसे ही है? नहीं है, बदलते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक बदल जाते हैं. तो क्या लगता है, क्या एक बार हमने अपना रिजल्ट लिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, तो क्या हमेशा फिक्स रहेगा? बेटा माइग्रेट होगा. इसी का तो नाम है माइग्रेशन रिस्क. माइग्रेशन रिस्क, माइग्रेशन रिस्क. ये जो मैं रिस्क बता रहा हूं, क्या ये रेटिंग माइग्रेशन रिस्क? इट मीन ट्रिपल ए से डबल ए हो जाना. आइए जी, आइए.
क्रेडिट रिस्क। दोस्तों कैनरा बैंक को पता था कि किंगफिशर एयरलाइंस को जो वो लोन दे रहे हैं विजय माल्या भाग जाएगा और उनका लोन खत्म हो जाएगा क्योंकि कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, नहीं पता था। बट ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? बैंकरप्ट हो गया जी वो बॉरोवर, ले लो कुछ है ही नहीं, इंसॉल्वेंट ही हो गए जी। अब म्यूचुअल फंड वालों ने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ पीरियड के बाद वो भाग गए, प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया, इंसॉल्वेंट हो गए, बैंकरप्ट हो गए, कुछ है ही नहीं। ठन ठन पाल, ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल, इसका नाम है क्रेडिट रिस्क। लिखो, इफ बोरोवर डज नॉट पे, इफ बोरोवर गोज फॉर बैंकरप्सी, as in case of Kingfisher Airline, as in case of DHFL, as in case of MTech Auto, कुछ पीरियड पहले MTech Auto में भी हुआ था। मैं फिर रिपीट करता हूं कि दोस्तों इतनी मोहब्बत तो आपने अगर पेड पैसे दिए हो ना तब भी कोई नहीं करता साहब। ये तो मेरी मोहब्बत है आपके साथ कि मैं आज आपके लिए इतना कुछ बता रहा हूं और मैंने इनकी सबकी प्यारी प्यारी सी आपके लिए स्लाइड्स तक बनाई है। बेटे मैं क्या बताऊं, ये देखो ना लिक्विडिटी रिस्क लिखा है। चाहता तो मैं यहां से बोल सकता था, क्लास खत्म हो चुकी होती, मैंने अपना गला भी दबाया, इतना तेज तेज बोला, रिपीट किया कि आपका बेनिफिट हो। Liquidity risk, liquidity is converted to this interest rate risk due to fact that increase in the interest rates, reinvestment rate, political risk, economical risk, foreign exchange risk, settlement counterparty risk. Then I started with the specific risks in relation to equity and equity instruments in relation to debt, and I have given the examples and I have prepared this. Equity and equity related are volatile. बेटे मार्केट में ये volatility है, एंड द प्राइस विल मूव, कभी ऊपर चला जाएगा कभी नीचे चला जाएगा। लिक्विडिटी रिस्क विल बी देयर, द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल चेंज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। मैं आ गया जी नीचे, रिस्क एसोसिएटेड विद इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो आई थिंक आपको अभी मैंने बताया मिड कैप स्मॉल कैप की बातें बताई कि मिड कैप में और स्मॉल कैप में एज कम्पेयर टू लार्ज कैप ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि वो कम सेटल्ड होते हैं, उनका आईडीआई भी ज्यादा फ्लो नहीं हुआ होता। और यहां पे लिखा मैंने रिस्क एसोसिएटेड विद डिविडेंड्स। बेटा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए यार, आपको क्या बताऊं मैंने दिल खोल के दे दिया यार आपको। बस आप पास हो जाओ, करोड़पति बनो, अपना भला करो, अपने रिश्तेदारों का भला करो, मेरी बस यही दुआ है दोस्त। ARN नंबर मिलने के बाद आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने अब अच्छे दूसरी भी चीजें कोर्सेज क्लासेस बनाई हुई हैं जिससे कि आपको हम बताएंगे कि आप अपना बिजनेस अब धंधा कैसे सेट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर कौन से यूज कर रहे हो, सब बताएंगे। प्यार किया तो छोड़ूंगा नहीं बेटे। लेक्चर नंबर 2 में मिलूंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।